आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताइएगा कि इस टीम सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो खुशहाल चीज है कि इफ्तिखार को रिटेन किया, उसके बाद आपने शान मसूद की इंडक्शन की जो नीड ऑफ द टाइम थी, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर आपने जिन लड़कों को रिटेन किया है, मैं समझता हूं कि अब आपने उनका रोल डिफाइन करना, आपने उनको ये बताना है कि आपको टीम में रखा किस लिए गया है। अगर उनको सिर्फ छक्कों के लिए रखा गया है तो फिर उनको बताना है कि बस इसके साथ स्टिक करो। लेकिन मैं समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी और जो कोचेज है, उनको जिन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है उनको कहें कि यू आर वेरी लकी कि यू स्टिल इन द पाकिस्तानी टीम। अब आपको जो है ये मौका मिल रहा है, अब आपने शो फॉर करना है और जो आपकी सिलेक्शन हुई है उसको जस्टिफाई करना है। आई थिंक अगर वो जस्टिफाई नहीं करेंगे तो उनके लिए तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाए। तो आमिर भाई सवालात बड़े उठ रहे थे जब कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये टीम का ऐलान किया गया, तो एशिया कप के ही मिडिल ऑर्डर को रिटेन करने पर बड़े सवालात किए गए थे। आप क्या समझते हैं कि जो चूंकि सारी परफॉर्मेंस एशिया कप में भी आपने बतौर एनालिस्ट और एक्सपर्ट एनालाइज की है, क्या ये सवालात ठीक है, ये जो तनकीद की जा रही थी, और अगर ठीक है तो फिर इनको रिटेन करने की वजह आपको क्या समझ आती है? देखिए, कई दफा ये होता है कि आपकी ईगो और चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ आपकी मिडिल ऑर्डर के ऊपर, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ एट टाइम स्ट्रेटजीज के ऊपर, क्रिटिसिज्म हुआ आपका जो सपोर्ट स्टाफ है कि वो प्लेयरों की मदद क्यों नहीं करे। लेकिन कई दफा ये होता है कि जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा इधर उधर से प्रेशर आ रहा होता है तो आप कहते हैं कि यार दिस टाइम अराउंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द प्रेशर, मैंने जानबूझ के इन लड़कों को जगह देनी है, वो दी गई। आप प्रेशर में आपने जो है वो बाव नहीं किया। लेकिन ये है कि अब मैंने इसीलिए पहले इस बात का जिक्र किया कि अब प्लेयरों के रोल डिफाइन हो जाने चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को हर प्लेयर को ये बताना है जो नए भी आए कि आपको टीम में क्यों लाया गया और आपसे हमें क्या तवक्को है। हैदर अली को भी बताना है क्या तवक्को है। देखिए, जब आपका एशिया कप में हैदर अली जैसा बैट्समैन जो है बेंच पे बैठा रहा, उसको कोई मौका नहीं मिला, हालांकि मैं समझता था कि उनको हांगकांग के खिलाफ मौका मिलना चाहिए था। अब वो है और शान मसूद आएंगे। जब ये दोनों मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक जो है वो मिडिल ऑर्डर में चेंजेस तो आ जाएंगे। हाँ, उन्होंने ईगो को सामने रखते हुए या उन्होंने किसी वजह से कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि उनको हर किसी का रोल डिफाइन करना है। तो आमिर भाई, रोल डिफाइन करना तो चलें डेफिनेटली बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो हमने एशिया कप में भी देखा है, मिडिल ऑर्डर पर तनकीद तो सामने आई है, लेकिन एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये सामने आती है कि जब ओपनिंग स्टैंड से एक पहाड़ रन रेट का मिडिल ऑर्डर पर छोड़ दिया जाता है और स्लो इनिंग्स छोड़ी जाती है मिडिल ऑर्डर के लिए, और उनके पास फिर बहुत कम बॉल्स पे एक बड़ा टारगेट चेस करना होता है, तो फिर ऐसे में मिडिल ऑर्डर क्या परफॉर्म करे? फिर ऐसे में ओपनिंग स्टैंड को क्या स्ट्रेटेजीज देने की जरूरत है, उन्हें यहाँ पे क्या समझाने की जरूरत है? मैं आपको ये कहता हूं कि जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है रिजवान के ऊपर, उसको क्रिकेट की समझ नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूं। और जो इफ्तिखार के ऊपर कर रहा है, हाँ, आप इफ्तिखार से थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट करते थे कि फाइनल मैच में वो थोड़ा सा अपना और जोहर दिखाएंगे, लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी, देखिए, जब आपको एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये पता है कि यार मैं आउट हुआ तो पीछे तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह टीम जो है ये पैक हो जाएगी, तो कौन सा ओपनर जो है खुल के खेल सकता है? मैं समझता हूं जो भी तनकीद कर रहे हैं ये अनफाउंडेड है। रिजवान ने जिम्मेदारी के साथ खेला, मैच को लेके गए जहां पे आपके पास 8 विकेटें बाकी थी, ठीक है, और आपने 10 की एवरेज से स्कोर करना था। इन प्लेयरों को जिनके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आपने इनको किस लिए रखा हुआ है? अग्रेसर, छक्के मारने वाले प्लेयर। अगर ये 6 ओवर में 8 विकेट रख के हम लोग 10 ओवर जो है अचीव नहीं कर सके, तो फिर ओपनर्स या रिजवान या किसी और के ऊपर मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे रिजवान की विकेट गिरती तो आपकी तो टीम जो है वो 100-125 के ऊपर आउट हो जाती। अच्छा आमिर भाई, तनकीद क्रिकेटर्स पे तो चले हो रही है, सामने आई भी है, ये चीफ सिलेक्टर पे भी बड़ी तनकीद सामने आ रही है, और खासतौर पे ये जो सिलेक्शन हुई इसके बाद भी अब मोहम्मद आमिर का ट्वीट भी सामने आया, उन्होंने भी काफ़ी हार्श जो है वो तनकीद की मोहम्मद वसीम पर भी। क्या समझते हैं, ये तनकीद बनती है? देखिए, मुझे ये बताएं कि तनकीद है ना वो हल्की सी जस्टिफाई करती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास इनके अलावा आपने कौन सा प्लेयर डेवलप किया। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि आपके पास ऑन द बेंच इनके अलावा बैट्समैन कौन से,
आप जा रहे हैं वापस शान मसूद की तरफ जा रहे हैं ना, उसके बाद आपके पास ऑप्शन थी शोएब मलिक, या आप शोएब मलिक को रखते या आप इफ्तिखार को ड्रॉप करते। आप मुझे और नाम बताएं जिसको आपने ग्रूम किया हो एज ए बैट्समैन कि ये अगर हमारा कोई टॉप बैट्समैन 3-4 अगर खुदा न खास्ता आउट ऑफ फॉर्म है या इंजर्ड हो जाते हैं, हम किन को लेके आएंगे। हाँ, यहाँ पे मोहम्मद वसीम को पूछना चाहिए कि आपने बेंच के ऊपर कौन से प्लेयर रखे हैं, लेकिन चूंकि बेंच के ऊपर आपके पास प्लेयर नहीं, यू हैव टू स्टिक विद देम, सिंपल। अच्छा आमिर भाई, एक दूसरा मामला भी है। कल शाहिद आफरीदी ने ये इंकशाफ किया कि जो शाहीन शाह आफरीदी हैं वो इंजरी से निजात के लिए अपने खर्चे पर इंग्लैंड जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब ये भी कुछ बाज़ सामने आ रही है कि पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर और टीम फिजियो में भी कुछ इख्तलाफात हैं। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, वही बात आ जाती है कि सक्सेस हैज टू मेनी फादर्स, और जो डिफीट है ना वो ऑर्फन है। अब हर किसी के ऊपर ब्लेम गेम डाली जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। हम न्यूज के प्रोग्राम्स में भी ये कहा जब एशिया कप के दौरान हम कर रहे थे, आपको जो है फैसल न्याजी जो हमारी टीम के साथ जो है बहुत अरसे से रहे, वो बड़े अच्छे फिजियो, ऑस्टोपैथ और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदे थे। उसको पता नहीं क्यों आपने लेट गो किया है, उनको वापस बुलाना है। और वो टीम के लड़कों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और लड़के उनके साथ जो है ओपनली बात करते हैं। बात यह है कि जब तक आप अपने डॉक्टर या लॉयर या साइकेट्रिस्ट इन लोगों के साथ अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आपकी वो वाली अचीवमेंट नहीं होगी। अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं होगा। अगर आपका कोई केस है, अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो लॉयर आपका केस सही तरीके से लड़ नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूं कि फैसल न्याजी के साथ सारे लड़के जो हैं वो बड़े ओपन हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको वापस लाने का सोचना चाहिए। तो आमिर भाई, इस सारी सूरत हाल में फिर शाहिद आफरीदी की जानिब से ये जो इंकशाफ किया गया है, अगर ये दुरुस्त है कि शाहीन आफरीदी अपने खर्चे पे अपनी इंजरी से निजात पाने के लिए इंग्लैंड गए हैं, तो ये क्या तासुर छोड़ेगा फिर बाकी खिलाड़ियों पर भी और ओवरऑल भी पीसीबी का? देखिए, मैं तो हैरान हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को अपने खर्चे के ऊपर क्यों जाना पड़ा। देखिए, हमारे पाकिस्तान में बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, तो स्पोर्ट्समैन की तो इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपने इंश्योरेंस करवाई होती इन प्लेयरों की तो आज इंश्योरेंस पे कर रही होती ना, आपको ना क्रिकेट बोर्ड को पे करना पड़ा होता, ना शाहीन शाह अफरीदी को अगर वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं ना करना पड़ता। तो आई थिंक हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। आपको प्रोफेशनल थिंकिंग लेके आनी है, और जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट डिमांड कर रही है ऑफिस को रन करने के लिए, आपने उसके मुतालिक सोचना है। अच्छा आमिर भाई, अगर दोबारा से हम टीम सिलेक्शन की बात करें तो जो बैकअप विकेट कीपर हैं, अब मोहम्मद हारिस को लेके जा रहे हैं, सरफराज के हवाले से भी काफ़ी उनके हक में भी बड़ी आवाज़ें उठ रही थी कि एक्सपीरियंस भी हैं, उन्हें एज अ बैकअप विकेट कीपर बैटर के तौर पर ले जाना चाहिए। लेकिन फिर रमीज़ राजा ने भी तरदीद कर दी और अब आज ये भी कह दिया कि टीम सिलेक्शन में कोई तब्दीली और किसी कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। क्या आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को कंसिडर करना चाहिए था? देखिए, अगर आप सरफराज को टेस्ट मैचेस में ट्रेवल करा रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनके बारे में सोचा भी जा सकता है, और आपको वो एक क्वेश्चन देते हैं सरफराज के मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अगर पीसीबी ये सोच रहा है कि हमने फॉरवर्ड थिंकिंग करनी है और हमने हारिस को समझते हैं कि ये रिजवान को रिप्लेस करेगा, तो आई मीन आपको टाइम का इंतजार करना पड़ेगा कि हारिस को मौका मिलता है, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो पीसीबी का जो स्टांस है उसको जस्टिफाई कर देंगे। अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे जी तो ऑब्वियसली पीसीबी के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस और पिचेस को देखते हुए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है कि ये जो ऑर्डर तय करने, अब जिस तरह से शान मसूद को इंक्लूड तो कर दिया गया है, हमारे ओपनिंग पेयर पे बड़ी तनकीद की जाती रही है और कहा जाता है कि बाबर को शायद ओपन नहीं करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि शान मसूद को क्या ऑर्डर देना चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए, और किस प्लान के साथ फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेलना चाहिए इनको? देखिए, मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया कि बाबर आजम को अगर आपने नंबर ओपन से अलहदा करना है तो फिर उनको आपने अर्ज करना है कि वो अपनी गेम में कुछ बड़े स्ट्रोक्स लेके आए। अभी तो खैर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो वो अपनी फॉर्म वापस हासिल करने के लिए फाइट कर रहे होंगे। अभी तो वो बड़ी हिटों के मारने का सोचेंगे नहीं। सो अगर आपने बाबर आजम का अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज करना और शान मसूद के साथ ओपन करनी है तो फिर
आई थिंक बाबर आजम में भी अगर अर्ली विकेट गिरती है खुदा ना खास्ता तो बाबर आजम, वरना फिर उनका भी फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। सो इस वक्त मुश्किल में है हम, क्योंकि हमने ये मेकशिफ्ट ओपनर्स किए थे। रिमेंबर दैट, जब आपके पास ओपनर्स नहीं थे, ये दोनों बैट्समैन फॉर्म में थे, हमने इनको ओपन के ऊपर ले आए और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इनकी रैंकिंग भी बहुत जबरदस्त होगी। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर किया, इसमें कोई शक नहीं है, आपको दोनों को क्रेडिट देना होगा। लेकिन अगर बाबर आजम थोड़ा सा फंस रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, वो फॉर्म में आ जाए, दुआ करनी चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म में आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया में अगर वो ओपन ही करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। शान मसूद 3 के ऊपर आएंगे, मिडिल ऑर्डर में आपके पास लग्जरी होगी 2-3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों की, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।